जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हीटस्टोन सेतु की और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे मीटर सेतु को। देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे किरचॉफ के नियम की, तो किरचॉफ के नियम क्या थे? किरचॉफ के नियम ऐसे परिपथों को सॉल्व करने के लिए हम प्रयोग में ला रहे थे जिन परिपथों में एक से ज़्यादा बंद लूप बन रहे हों या जहाँ पर एक से ज़्यादा ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो एक ही प्रतिरोध में क्या होती है, जब एक ही प्रतिरोध में एक से ज़्यादा धाराएं बहती हैं तो हम उस परिपथ के प्रतिरोध या धारा की जो समीकरण बनते हैं उनको हम समांतर या श्रेणी क्रम से सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम लगाते हैं किरचॉफ के नियम। तो अगर बात करी जाए व्हीटस्टोन सेतु की, तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु भी किरचॉफ के नियम पर आधारित ही एक परिपथ है। इस परिपथ की संरचना सबसे पहले व्हीटस्टोन ने प्रदर्शित की, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है? अगर हम चार प्रतिरोधों को किसी समचतुर्भुज के क्रम में व्यवस्थित कर लें, चार हमारे पास अगर क्या हो, प्रतिरोध हो, और उन चारों प्रतिरोधों को हम किसी समचतुर्भुज के क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा समचतुर्भुज है और इस समचतुर्भुज की चार भुजाओं पर हम क्या करते हैं, हम चार प्रतिरोधों को व्यवस्थित कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास चार प्रतिरोध हैं। एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध आपका ये रहा, यहां पर मान लीजिए एक प्रतिरोध हमने लगा दिया, ये प्रतिरोध है P। एक प्रतिरोध हमने समचतुर्भुज की इस भुजा पर लगा दिया Q। एक प्रतिरोध हमने इस भुजा पर लगा दिया R और एक प्रतिरोध हमने इसकी इस भुजा पर लगा दिया S। तो जब हम किन्हीं चार प्रतिरोधों को किसी समचतुर्भुज की चार भुजाओं के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं, इसके बाद यदि हम इस समचतुर्भुज के एक विकर्ण पर एक कुंजी के साथ एक धारामापी लगा दें तथा दूसरे विकर्ण पर दूसरी कुंजी के साथ एक बैटरी अथवा सेल लगाते हैं और दोनों कुंजियों को चालू करके जब हम इस परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तब यदि ये जो परिपथ बन रहा है, ये इस प्रकार बनने वाले परिपथ को क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु। अगर हम इस परिपथ में कुंजी को चालू करके धारा प्रवाहित करते हैं, तब यदि बीच वाले विकर्ण में ये जो धारा मापी है, तब यदि अगर इस विकर्ण में धारा ना जाए, धारा ना जाने का मतलब है अगर धारा चालू करने पर धारा मापी का जो रीडिंग है या धारा मापी का जो पाठ्यांक है वो अगर शून्य रहता है, तो इस प्रकार के परिपथ को कहा जाता है संतुलित परिपथ अथवा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। ध्यान दीजिए, यदि चार प्रतिरोधों को किसी समचतुर्भुज के क्रम में व्यवस्थित करके उसके एक विकर्ण पर एक धारामापी तथा दूसरे विकर्ण पर कुंजी के साथ यदि कोई बैटरी अथवा सेल लगाकर जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तब यदि धारामापी का पाठ्यांक शून्य रहता है, अर्थात धारामापी में यदि कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तो इस स्थिति में बनने वाले परिपथ को संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। और जब हम संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की बात करते हैं, तो संतुलित सेतु की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में बात करी जाए तो ये धारा मापी लगी है, यानी कि गैल्वेनोमीटर, इसकी रीडिंग कितनी रहती है? 0। जब धारा मापी की रीडिंग 0 रहेगी तो इस अवस्था में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात सदैव नियत रहता है। व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के अनुसार यदि चार प्रतिरोधों को समचतुर्भुज के क्रम में व्यवस्थित करके एक विकर्ण पर धारामापी और दूसरे विकर्ण में सेल लगाकर जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है, तब यदि धारामापी में बहने वाली धारा शून्य हो जाए, अर्थात धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, तो जो सेतु होता है वो संतुलन की अवस्था में कहा जाता है। और इस अवस्था में दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत रहता है। यानी कि अगर ये संतुलन की अवस्था है तो ये दो इसके संलग्न प्रतिरोध हैं। इस प्रतिरोध की बात करें PQ, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध क्या है? P/Q। इधर दो संलग्न भुजाएं कौन सी हैं? R/S। ये होता है धारामापी का सिद्धांत।
क्या है ये? धारामापी का सिद्धांत, सॉरी ये सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, धारामापी जब संतुलित अवस्था में। अब अगर हम यहां पर बात करें कि हम इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, सिद्ध कैसे कर सकते हैं कि ये होता है। अब सिद्ध करने के लिए देखिए, हम दिए गए परिपथ में दो बंद लूप मान लेते हैं, एक बंद लूप ये बन रहा है, एक बंद लूप ये बन रहा है। अगर यहां से धारा आई आती है तो जब धारा आई इधर से आएगी तो इस वाले में कितनी जाएगी? I1, इस वाले में कितनी जाएगी? I2। ये धारा यहां पहुंचेगी, क्योंकि संतुलित अवस्था में है सेतु, तो सेतु की संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई भी धारा नहीं आएगी, ना ऊपर से ना नीचे से, यानी कि जो I1 इधर था वही I1 इधर निकल जाएगा, और जो I2 इधर आ रहा था वही I2 आपका इधर निकल जाएगा, और यहाँ आके दोनों फिर से मिलके आपस में I बना लेंगे। तो अब देखिए इसमें आपके दो बंद लूप बन रहे हैं। अगर हम इन बंद लूपों में बात करें तो अगर बंद लूप में हम धारा का रोटेशन देखें, धारा का चक्कर देखें, तो ये देखिए इस लूप में धारा का चक्कर कुछ ऐसा होगा, इस लूप में धारा का चक्कर कुछ ऐसा होगा। क्लियर? तो अगर हम बात करें सेतु के संतुलन की अवस्था में, हम दोनों लूपों में जब अलग अलग धारा के चक्कर को निर्धारित करने के बाद हम किरचॉफ के नियम लगाते हैं। तो अब यहां पर देखिए लूप एक में, लूप एक में हम क्या लगाएंगे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है सिग्मा ई इज इक्वल सिग्मा आई आर। अब देखो इसमें कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है तो ई का मान 0। आई आर, अब देखो चक्र के आधार पे देखें तो I1 चक्र के अनुसार है, तो I1 धनात्मक हो जाएगा, तो I1 इंटू पी प्लस, अब देखिए चक्र ऊपर है, I2 नीचे जा रहा है, तो I2 कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो I2 इंटू आर, I2 इंटू आर को आप इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा? I1 इंटू पी, I2 इंटू आर निगेटिव था, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? I2 इंटू आर। समीकरण नंबर 1। ठीक है, लूप 1 में हमने सॉल्व किया, तो लूप 1 में हमको क्या मिला? I1 इंटू पी इज इक्वल I2 इंटू आर। अब हम बात करते हैं लूप 2 की। किसकी? लूप 2 में, लूप 2 में इसमें भी हम क्या लगाएंगे? द्वितीय नियम लगाएंगे। द्वितीय नियम मतलब सिग्मा ई इज इक्वल सिग्मा आई आर। देखिए दूसरे लूप में भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, यानी कि 0। अब देखो चक्र नीचे की ओर, I1 धारा भी नीचे की ओर, तो I1 धनात्मक इंटू क्यू प्लस, चक्र नीचे है, I2 किधर जा रहा है? ऊपर, तो I2 कैसा हो जाएगा? माइनस का, माइनस I2 इंटू एस, I2 इंटू एस निगेटिव है, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस हिसाब से बनेगा I1 इंटू क्यू इज इक्वल I2 इंटू एस, समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब अगर हम समीकरण 1 और 2 का अनुपात ज्ञात करें, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 का अगर हम अनुपात निकालते हैं, हम ये कर लेते हैं समीकरण 1 बटे समीकरण 2। तब समीकरण 1 क्या है? I1 इंटू पी इज इक्वल I2 इंटू आर, ये था। ये क्या है? I1 इंटू क्यू इज इक्वल I2 इंटू एस। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम ये कर सकते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो I1 इंटू पी अपॉन I1 इंटू क्यू इज इक्वल I2 इंटू आर अपॉन I2 इंटू एस। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, फाइनली जो हमको मिला वो मिला P अपॉन क्यू इज इक्वल R अपॉन एस। क्लियर? ये जो फॉर्मूला हमको मिल रहा है, यही फॉर्मूला है संतुलित अवस्था में व्हीटस्टोन का सिद्धांत। मतलब अगर ब्रिज यानी कि सेतु संतुलित अवस्था में है, यानी कि धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, उस स्थिति में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात सदैव नियत रहता है। संलग्न भुजाएं क्या है? पी क्यू,
और इधर क्या है आर एस, तो पी क्यू जितना होगा पी वाई क्यू उतना ही क्या होगा आर वाई एस। क्लियर? ये था व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अगर हम बात करें तो इस व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को हम कई जगह प्रयोग करते हैं, कई प्रकार के परिपथों में। जैसे आपका मीटर सेतु होता है, उसमें हम इस सिद्धांत को प्रयोग करते हैं। विभव मापी में इसका प्रयोग होता है, या प्रतिरोध बक्स, ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में इसका प्रयोग होता है। हम इसके अनुप्रयोग को पढ़ने वाले हैं मीटर सेतु के रूप में। तो अगर हम मीटर सेतु में इसका अनुप्रयोग देखें तो अगला टॉपिक है हमारा मीटर सेतु, मतलब मीटर ब्रिज। अब इसको समझ लीजिए मीटर सेतु क्यों कहा जाता है। अगर मीटर सेतु की संरचना की बात करी जाए तो इसमें एल आकार की दो पत्तियां होती हैं। एल आकार की दो पत्तियां होती हैं इस प्रकार, एक ठीक है, एक पत्ती ये हो गई, एक पत्ती ये हो गई एल आकार की, बना लेते हैं। एल आकार की दो पत्तियां होती है, सिंपली हम बनाते हैं। मान लीजिए एक पत्ती आपकी ये है और एल आकार की दूसरी पत्ती एक इधर होगी। एल आकार की दो पत्तियों के मध्य एक सीधी पत्ती रखकर दो गैप बना लिए जाते हैं। धातु की एल आकार की दो पत्तियां होती हैं जिनके मध्य एक धातु की सीधी पत्ती रखी होती है, जिनके बीच दो अंतराल होते हैं। पहले अंतराल में हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं तथा दूसरे अंतराल में हम एक अज्ञात प्रतिरोध लगा देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध R है और अज्ञात प्रतिरोध कितना है S। इसके साथ ही एल आकार की पत्तियां जो होती हैं इन दोनों के बीच 1 मीटर लंबा यानी कि 100 सेंटीमीटर लंबा एक तार लगा दिया जाता है और इस तार के दोनों सिरे, इस तार के दोनों सिरे एक रियोस्टेट और कुंजी की सहायता से, एक रियोस्टेट और कुंजी की सहायता से क्या किए जाते हैं, कुंजी लगी होती है, रियोस्टेट और कुंजी की सहायता से एक बैटरी अथवा सेल से जोड़ दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो मीटर सेतु क्या है? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग किसी अज्ञात चालक के प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम पूरा जो परिपथ बनाते हैं, जो संरचना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। इसमें एल आकार की दो पत्तियां होती हैं जिनके बीच में एक सीधी पत्ती रख के दो अंतराल बना लिए जाते हैं। पहले अंतराल में ज्ञात प्रतिरोध का एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं तथा दूसरे अंतराल में उस अज्ञात प्रतिरोध को लगा देते हैं। एल आकार की दोनों पत्तियों के दूसरे सिरों के बीच 1 मीटर लंबा एक तार जोड़ दिया जाता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का एक तार जोड़ दिया जाता है। क्योंकि इस तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होती है, इसीलिए इस उपकरण को या ये जो व्यवस्था है इसको क्या कहा जाता है? मीटर सेतु कहा जाता है। तार के दोनों सिरों के बीच हम एक प्रतिरोध बॉक्स यानी कि रियोस्टेट की सहायता से, रियोस्टेट और कुंजी की सहायता से एक बैटरी लगा देते हैं जिसके द्वारा इस परिपथ में धारा प्रवाहित कराई जाती है। जो पत्ती होती है, सीधी पत्ती होती है, इसके बीच वाले हिस्से, बीच वाले प्रतिरोध जो सीधी पत्ती है इसके बीच में एक टर्मिनल होता है जिससे हम एक जॉकी की सहायता से एक धारा मापी को जोड़ देते हैं। ये जो जी लगा है जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी, ये जो यहाँ पे लगा है इसको बोला जाता है जॉकी। तो बीच वाली पत्ती का सिरा जो है, बीच वाली पत्ती को एक धारा मापी की सहायता से जॉकी से जोड़ देते हैं। ये जॉकी इस तार के ऊपर खिसकाने के लिए कैसी होती है? फ्री छोड़ दी जाती है एकदम।
अब अगर हम इसकी क्रिया विधि की बात करें तो जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करने के बाद इस जॉकी को इस तार के ऊपर स्लाइड कराते हैं, खिसकाते हैं, तो इस तार पर हमें एक बिंदु ऐसा मिलता है जिस बिंदु पर धारामापी में बहने वाली धारा शून्य होती है। मान लीजिए हम इसको आगे पीछे खिसकाते हैं इस तार पर, आगे पीछे खिसकाने पर मान लीजिए ये जो बिंदु आपको मिल रहा है, इस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर यानी कि धारामापी का जो विक्षेप है वो कितना है, शून्य। और जब धारामापी का विक्षेप शून्य होता है तो उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहा जाता है। धारामापी में धारा प्रवाहित हो रही थी, वो कितनी हो गई, शून्य, तो ये बिंदु संतुलन बिंदु है। अगर हम संतुलन की अवस्था में बात करें तो मान लीजिए संतुलन बिंदु ए सिरे से, ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, ए सिरे से एल दूरी पर मिलता है, तो दूसरे साइड की दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, 100 माइनस एल, 100 सेंटीमीटर लंबा था, इधर एल तो उधर 100 माइनस एल, क्लियर, एल और 100 माइनस एल। चूंकि बिंदु ए, ये जो बिंदु ए है इसको सी कर लीजिए, ये बिंदु सी पर जो हमारा सेतु है वो संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में अगर हम बात करें तो संतुलन की अवस्था में इनके जो प्रतिरोध होंगे, जो संगत भुजाओं के प्रतिरोध होंगे, वो कैसे होंगे, समान अनुपात में होने चाहिए। हमने संतुलन की अवस्था प्राप्त कर ली। अगर हम संतुलन की अवस्था में बात करें, संतुलन की अवस्था में संतुलन बिंदु पर संतुलन बिंदु क्या है, सी, संतुलन बिंदु सी है। मान लीजिए संतुलन बिंदु सी पर जो पहला हिस्सा था एसी, एसी का प्रतिरोध, एसी का प्रतिरोध, एसी का प्रतिरोध मान लीजिए कितना है, P, और CV का प्रतिरोध, दूसरे वाले हिस्से का प्रतिरोध मान लीजिए Q। तब आपको मालूम है कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है चालक की। लंबाई के अनुक्रमानुपाती होने का मतलब है P अपॉन Q इज इक्वल क्या होना चाहिए, L अपॉन 100 माइनस एल, क्लियर, P अपॉन Q इज इक्वल L अपॉन 100 माइनस एल, ठीक। संतुलन बिंदु हमको मिल गया। संतुलन बिंदु पर ये लंबाई L, इधर की लंबाई 100 माइनस एल, तो इन दोनों तारों के, तार के जो दो हिस्से हो रहे हैं, दोनों हिस्सों के प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा वो होगा L अपॉन 100 माइनस एल। अगर हम यहाँ पर व्हीटस्टोन सिद्धांत लगा दें तो व्हीटस्टोन सिद्धांत से, क्योंकि ये जो परिपथ बन रहा है, ये परिपथ भी क्या बन रहा है, व्हीटस्टोन सिद्धांत सेतु की तरह कार्य कर रहा है। तो व्हीटस्टोन सिद्धांत से अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए, R अपॉन S इज इक्वल P अपॉन Q, R अपॉन S इज इक्वल P अपॉन Q। अब देखिए R अपॉन S मान रखते हैं, ये रहेगा R अपॉन S, P अपॉन Q का मान कितना आया है, L अपॉन 100 माइनस एल, गुणा करिए। अगर अब आप यहाँ से S का मान निकालते हो, S इधर आएगा, 100 माइनस एल आके गुणा हो जाएगा R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। ये जो फॉर्मूला आया अज्ञात प्रतिरोध का, ये फॉर्मूला प्रयोग करके हम मीटर ब्रिज की सहायता से, यानी कि ये दोनों लंबाई है, संतुलन बिंदु से इसकी दूरी L और ये दूरी 100 माइनस एल अगर हमको मिल जाए, R जो होता है प्रतिरोध बॉक्स, वो हमारा ज्ञात प्रतिरोध होता है। इन तीनों के मान रख के हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर। ये जो बिंदु C मिल रहा है, इस बिंदु C को ही हम संतुलन बिंदु कहते हैं। और संतुलन बिंदु का मतलब है कि धारामापी में बहने वाली धारा शून्य होगी, और उस परिस्थिति में हम व्हीटस्टोन सिद्धांत इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो जो P अपॉन Q लंबाई के अनुक्रमानुपाती होने के कारण क्या आया, L अपॉन 100 माइनस एल, मान रखा तो ये आ गया S इज इक्वल R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, क्लियर। ये था हमारा मीटर सेतु। और एक बात याद रखिए बेटा कि जो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उनमें मीटर सेतु या व्हीटस्टोन सेतु, इन दोनों में से किसी न किसी, मतलब मीटर सेतु या व्हीटस्टोन सेतु से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले सालों के सैंपल पेपर या पेपर उठा के देख लीजिए, आपको हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा।
तो ये बोर्ड के पर्पज से अगर बात करी जाए तो ये जो आपका टॉपिक है बोर्ड के पर्पज से ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलते हैं आगे। कुछ क्वेश्चंस हैं व्हीटस्टोन सिद्धांत के और मीटर सेतु के, एक एक करके सॉल्व करेंगे उनको। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक मीटर सेतु में 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया गया है, वो तो वैसे ही होता है। इसके किसी एक रिक्त स्थान में प्रतिरोध R बराबर 4 ओम ये दिया है। R जो दे रखा है ये कितना दे रखा है, 4 ओम को संयोजित किया जाता है बैटरी के धन टर्मिनल से L दूरी पर संतुलन बिंदु का संसूचन किया जाता है। R तथा X को अंतर बदल करने पर संतुलन बिंदु 20 मीटर आगे स्थानांतरित हो जाता है सिरे से और दूर। अंत्य संशोधन की उपेक्षा करते हुए प्रयुक्त अज्ञात प्रतिरोध X का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो ये 20 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर चला जाता है। अंत्य संशोधन बिंदु की उपेक्षा करते हुए प्रयुक्त अज्ञात प्रतिरोध X का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी यहां पर देखो दिए गए संयोजन पर, ये जो संयोजन अभी हमको दिया गया है, अगर हम इस संयोजन की बात करें तो दिए गए संयोजन के अनुसार क्या होगा, R अपॉन X, इसमें X दे रखा है, इज इक्वल क्या होगा, इधर कितना है L अपॉन 100 माइनस L, ठीक। समीकरण नंबर 1। दूसरी अगर हम बात करें, अगर संयोजन बदल दिया जाए, क्या बदल दिया जाए, संयोजन बदल दिया जाए, तो पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। यहां से अगर हम मान निकालेंगे तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा R इंटू 100 माइनस L अपॉन L, मतलब x इज इक्वल 4 इंटू 100 माइनस L अपॉन L, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगर हम इनका संयोजन बदल दें, यदि R तथा X आपस में बदल जाएं, जो क्वेश्चन में बोला गया है बदल जाएं, तब संतुलन बिंदु कितना होगा, तब संतुलन बिंदु होगा आपका L प्लस 20 सेंटीमीटर, तब, ठीक है। दिया जा रहा है संतुलन बिंदु 20 सेंटीमीटर आगे स्थानांतरित हो जाता है, तो 20 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा तो पहले L था, आगे जाएगा तो क्या होगा L प्लस 20। अब देखिए L प्लस 20 हो गया, L प्लस 20 होने का मतलब क्या है, तब अगर हम बात करें तो देखो X इधर आएगा, R उधर चला जाएगा, क्रम बदल जाएंगे, और ये L की जगह क्या हो जाएगा, ये जो अभी L दिख रहा है आपको, ये L की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L प्लस 20, और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस L प्लस 20, ये आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 80 माइनस L, कितना आएगा 80 माइनस L। तो इस स्थिति में देखिए X की तरफ क्या है L प्लस 20, उधर क्या है 80 माइनस L। अब अगर आप करते हो इसको, अगर अब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको सॉल्व करने पे आप इधर ले जाओगे तो ये क्या होगा आपका x का मान कितना आएगा, ये आएगा आपका R इंटू L प्लस 20 अपॉन 80 माइनस L, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको लिख लो और समीकरण नंबर 2 इसको। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए, जो पहले मिल रहा था जो बाद में मिल रहा है, इन दोनों की तुलना करिए। दोनों की हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पे पहला वाला समीकरण क्या आ रहा है हमारा, R इन ब्रैकेट 100 माइनस L अपॉन L, X इज इक्वल R 100 माइनस L अपॉन L, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 से कितना आया है,
समीकरण नंबर 2 से आया है आर इंटू एल प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एल, आर इंटू एल प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एल। तुलना करिए, तुलना करने पर अब जरा देखो, तुलना करोगे तो ये क्या आएगा आर, और इधर क्या आएगा 100 माइनस एल अपॉन एल इज इक्वल आर एल प्लस 20 अपॉन 80 माइनस एल। आर से आर कैंसिल, गुणा करिए, इसका आप गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8000 माइनस 80L माइनस 100L माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल, ये इधर गुणा करोगे तो ये क्या होगा एल स्क्वायर प्लस 20L, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 80 और 100 180 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये हो गया आपका 8000 इज इक्वल 20L प्लस 180L यानी कि 200L इज इक्वल 8000। 200 का भाग उधर ले जाके दोगे तो ये आपका बचेगा 40, तो L का मान कितना आया 40 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन में जो संतुलन की अवस्था थी पहले ये कितने पर थी 40 पर थी। अब सीधी सी बात समझ लीजिए, अगर ये 40 पर होगा तो उधर कितना बचेगा 60, और इन दोनों को हम आपस में पलट देंगे तो इधर 40 प्लस 20 इधर 60 आ जाएगा, उधर 40 बचेगा, बात वही रहेगी। तो 40 और 60 का रेशियो निकल रहा है। अज्ञात प्रतिरोध x का मान हमें निकालना था, तो अब देखो इसकी सहायता से हमने L का मान तो निकाल लिया। अब इसी L के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। अगर हम समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 से समीकरण 1 में अगर हम मान रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल आर होता है 100 माइनस एल अपॉन एल। तो x r कितना था 4, 100 माइनस 40 अपॉन 40, 4 से काटो ये हो गया 10, ऊपर बचेगा 60, x बराबर 60 बटे 10 यानी कि x बराबर 6 ओम। कितना आया इस क्वेश्चन का आंसर 6 ओम। सिंपली जो हमारे पास मीटर सेतु का फॉर्मूला है, हम मीटर सेतु के उसी फॉर्मूले को प्रयोग करके इस अज्ञात प्रतिरोध के मान को ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चित्र में मीटर सेतु का प्रायोगिक परिपथ दर्शाया गया है। संतुलन बिंदु सिरे ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यानी कि यहां से कितनी दूरी है ये है आपकी L इज इक्वल 60 सेंटीमीटर। ये होगी आपकी कितनी 100 माइनस एल, 100 माइनस एल, अगर उधर 60 है तो इधर कितना बचा 40 सेंटीमीटर। चलिए चित्र में प्रदर्शित, जबकि प्रतिरोध x व y चित्र में प्रदर्शित स्थिति में है, जब y के श्रेणी क्रम में 15 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो संतुलन बिंदु तार के ए सिरे की ओर 10 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाता है। कि अगर हम प्रतिरोध जोड़ दें, पहले तो हम इस स्थिति में ज्ञात करते हैं। तो दिया गया जो आपको जो दिया गया है दिए गए परिपथ में, पहले हम इसी में ज्ञात कर लेते हैं। दिए गए परिपथ में अगर हम इसमें बात करें, दिए गए परिपथ में आपने क्या पढ़ा है x अपॉन वाई, x अपॉन वाई इज इक्वल क्या होगा आपका l अपॉन 100 माइनस एल, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल 60 बटे 40, 60 बटे 40 मतलब ये जो आपका होगा 2x इज इक्वल क्या आएगा 3y, 20 से काट दो 3, ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इज इक्वल 3y। या अगर हम बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं x इज इक्वल
3y/2। ठीक है। अब चलो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। स्थिति क्या दी जा रही है, यदि किसके, y के श्रेणी क्रम में 15 ओम, y के श्रेणी क्रम में 15 ओम जोड़ दें। अब देखो y के श्रेणी क्रम में जब आप 15 ओम जोड़ोगे तो जो स्थिति बनेगी, ये इधर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये कितना रह जाएगा 50, 10 सेंटीमीटर पीछे आ जाएगा यहाँ मान लो, और ये कितना हो जाएगा, ये भी रह जाएगा आपका 50, क्योंकि बोला ये गया है कि 10 सेंटीमीटर एक ही तरफ विस्थापित हो जाता है। तो ए से 60 था, 10 सेंटीमीटर एक ही तरफ चल के आ जाएगा तो ए से 50 रह जाएगा, उधर से 40 था तो 10 और बढ़ जाएगा, उधर से 50 हो गया। तो इस स्थिति में क्या बनेगा, तभी की स्थिति में अगर आप बात करते हो तो x/y + 15 इज इक्वल क्या होगा, 50/50। क्लियर, यानी कि इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका x = y + 15। ठीक है, समीकरण नंबर 2। यदि y के समांतर क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ दें तो संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी। ठीक है, y के समांतर क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ देते हैं तो संतुलन बिंदु की स्थिति क्या होगी। इसके लिए हमें x और y के मान मालूम होने चाहिए। क्या मालूम होने चाहिए, x और y के। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम बात करें तो यहां से हम अगर मान निकालें तो x और y के मान निकाल लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 व 2 से, 1 व 2 से जब आप बात करते हो तो क्या होगा, x का मान क्या था 3y/2 इज इक्वल, इधर क्या है y + 15, गुणा करिए, गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल 2y + 30, 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो 2y + 30, ये 2y इधर आएगा तो y कितना आ गया, y आ गया 30। क्या आ गया 30। अगर y 30 आ गया तब क्या होगा, y 30 आने पर x क्या होगा, तब x = y + 15, मतलब 30 + 15, मतलब x जो हो गया आपका वो हो गया आपका 45। कितना हो गया 45 ओम। तो देखो x 45 ओम हो गया, y कितना हो गया 30 ओम। आगे ये बोला है यदि y के समांतर क्रम में 30 ओम का प्रतिरोध और जोड़ते हैं, y के समांतर में 30 ओम का और जोड़ दें, हम उसी पर आते हैं। यदि y के समांतर 30 ओम जोड़ दें, जोड़ देते हैं तब, अब जरा देखना y के समांतर अगर जोड़ोगे तो समांतर जोड़ने में क्या होगा, कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा हमें। कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा 1/r इज इक्वल 1/30 पहले से था प्लस 1/30 और जोड़ दिया। अगर इसको चाहो तो आप इसकी ऐसे लिख सकते हो 1/y पहले था और कितना जोड़ा है 30, ये हो गया 1/r इज इक्वल 1/30 प्लस 1/30, ये जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 1/r इज इक्वल 2/30, यानी कि r 2 से कैंसिल करो, ये 15, r का मान कितना आया 15 ओम। जब ये 15 ओम आ गया, अब संतुलन के लिए अब देखो यहां पे आ गया आपका r, उधर क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे तो x रहेगा, उधर हो जाएगा r। तो संतुलन के लिए अगर हम बात करें तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में x तो x रहेगा,
क्या हो गया, x अपॉन आर इज इक्वल मान लीजिए l अपॉन 100 माइनस l। x कितना है 45, r कितना निकला 15, करिए गुणा, 3 गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 300 माइनस 3l इज इक्वल l। ये हो जाएगा आपका 3l उधर जाएगा प्लस का 4l इज इक्वल 300, l इज इक्वल 75। 4 का भाग दोगे तो l कितना आएगा 75 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लिख सकते हैं अतः संतुलन बिंदु 75 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। कितने पर प्राप्त होगा, संतुलन बिंदु जो होगा वो 75 सेंटीमीटर पर हमको प्राप्त होगा। तरीका वही है कि आप जो दिया जा रहा है वैसे ही अरेंजमेंट आप करते जाओ, 2 इक्वेशन बन जाएंगी, एक्स वाई निकलेगा। इसके बाद y के साथ, y 30 निकला है, उसी के साथ 30 का और समांतर में जोड़ दो। जब 30 के साथ 30 समांतर में जोड़ोगे तो परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा y वाले सिरे का वो 15 रह जाएगा, और उसी 15 और 45 यानी कि x के लिए आप संतुलन बिंदु निकालते हैं l मान के, तो कितना आएगा 75 सेंटीमीटर पर इसका संतुलन बिंदु हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।